नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है 27 अप्रैल को, उसी की तैयारी में हम अनवरत क्लास लेकर आ रहे हैं आपके सामने। और यह परीक्षा जो होने वाली है, सिलेबस इसका नया है, पेपर भी पहली बार उसी सिलेबस पे होना है। तो हमारा जो प्रयास है वो ये है कि इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें बहुत डिटेल में लेके उसको हम प्रस्तुत हों। और मेरा प्रयास ये भी है कि ये जो 65 क्वेश्चन आने हैं पंचायती राज व्यवस्था से, इसको इतना डिटेल में कराया जाए ताकि क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरा पहला यूनिट है उसी यूनिट पे हम चर्चा कर रहे थे, और उस यूनिट का लगभग 90% पोर्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पंचायती राज व्यवस्था में देखेंगे जो ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था डेवलप हुई, उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे एक दो क्लास में। टोटल ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो इसमें पहले यूनिट में संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं वो भी हम देख लेंगे। तो पिछली क्लासेस को जिन भाइयों बहनों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखिए, और जब उस क्लास को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस नया है और पेपर अभी इस सिलेबस पे हुआ नहीं है, इसलिए यह गेस लगाना मुश्किल है। तो हम जो पिछली पेपर हुए हैं आपके यूपीपीएससी आयोग के द्वारा, उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट लेकर प्रस्तुत आपके सामने हो रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्लास को पूरी देखिए, और जब क्लास को पूरी देख लेंगे तभी आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्लास कैसी है। तो अब विलंब न करते हुए ब्रिटिश कालीन पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, कैसे विकास हुआ इसका, कैसे कैसे लास्ट में पहुंच के आज एक संवैधानिक रूप की में जो है या स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, इकाइयों के रूप में यह आज हमारे देश में कार्य कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, और अंग्रेजों का मानना था कि जो भारत देश के लोग हैं वह किसी काबिल नहीं है। यानी उनका कहना मतलब था कि भारतीय लोगों को उनके हाथ में शासन या उनके हाथ में कोई व्यवस्था देना यह जो है आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ पे डेवलप हो गई तो उन्होंने यही सोचा कि भारतीयों के हाथ में कोई भी चीजें देना, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो भारतीयों के हाथों में नहीं देना चाहते थे, अपने हिसाब से व्यवस्था को संचालित करना चाहते थे। तो इस प्रकार से देखें तो शुरुआती चरण में तो अंग्रेजों का मानना ये था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीयों के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने अपने तरीके से सिस्टम चलाया। परंतु कुछ सालों के बाद में धीरे धीरे यहाँ पे जो, वैसे भी अगर देखा जाए तो यह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप था। उनको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी अपने शासन को संचालित करने में, उसी अनुरूप उन्होंने इकाइयों की, संस्थाओं की स्थापना की। फिलहाल वो कुछ विकास के चरण थे, स्टार्टिंग में आपका तो नहीं देखने को मिलता है। मुगल काल में जो स्थापित स्वशासन की इकाइयां थी, जो पिछली क्लासेस में हमने देखा है, उसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया और अपने हाथ में पूरी इकाइयों के शासन की बागडोर की जो है अपने हाथों में ले ली। तो इस प्रकार देखें तो मुगल काल की जो शासन की इकाइयां हैं, स्थानीय शासन की इकाइयां थी, उनको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। और उनका मत था कि जो है भारतीयों के हाथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था देना यह सही नहीं है। तो इस प्रकार से शुरुआती चरण में अंग्रेज काल में यह धीरे धीरे मत जो है बदला, और बाद में जो है स्थानीय इकाइयों, स्वशासन की इकाइयां जो थी, उनका विकास होना प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अगर देखा जाए, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो शासन की इकाइयां थी वह अगर देखें तो अंग्रेजों को कहाँ आवश्यकता पड़ी इसकी। अंग्रेजों को जहां पे उन्होंने अपनी बस्ती बसाई, जहां पर उन्होंने अपना व्यापार का विकास किया, वहीं पे उनको लगा कि जो है यहाँ पे हम स्थानीय स्वशासन या एक तरीके से कुछ इकाइयों की स्थापना करें जो हमारी शासन व्यवस्था में संचालित करने में हमारी हेल्प करे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए बंगाल और बॉम्बे
और मद्रास, ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अंग्रेजों का शुरुआती जो व्यापारिक जो केंद्र था वह यहीं पे था। तो इसी अनुरूप में उन्होंने अपने अनुसार इकाइयों की स्थापना या प्रयास किया। तो ध्यान रखिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 28 सितंबर, ध्यान रखना है, 28 सितंबर 1687 को ब्रिटिश ताज की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने मद्रास काउंसिल को मद्रास में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना करने का सुझाव दिया और सलाह दी। 1688 में, ये सब फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। 1688 ईस्वी में कॉरपोरेशन अस्तित्व में आई, लेकिन स्वशासन की संस्था नहीं बन सकी। ध्यान रखिएगा, स्वायत्त शासन की संस्था नहीं बन सकी, ये 1688 की बात है। उसके बाद में बात करें तो 1726 ईस्वी में मद्रास, कलकत्ता एवं बॉम्बे, तीनों ध्यान रखना है, मद्रास, कलकत्ता एवं बॉम्बे में नगर पालिका के गठन हेतु दूसरा म्युनिसिपल चार्टर आया, यानी नगर पालिका का जो चार्टर आया। उसके बाद उसमें अगर देखें तो इस चार्टर में प्रावधान थे, उस प्रावधान को भी याद रखना है कि इस प्रावधान थे इस चार्टर में कि एक नगर पालिका का गठन किया जाएगा और इसमें एक मेयर होंगे और 9 सदस्य होंगे। एक मेयर के साथ 9 सदस्य, जिसमें सदस्यों में टोटल मिला के आपका 7 अंग्रेजों को रखने का प्रावधान था। तो जानते हैं जहां पे ज्यादा अंग्रेज रहेंगे वो व्यवस्था फेल हो ही जाएगी। तो 7 अंग्रेज यहाँ पे रखने की व्यवस्था थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था या कार्य समझ लीजिए वो ये था कि न्यायिक कार्यों का संपादन करना। इस चार्टर के द्वारा जो नगर पालिका का गठन करना था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो है न्यायिक कार्यों का संपादन करना। तो इस प्रकार ये शुरुआती चरण है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये वैसे तो नगर व्यवस्था नगर पंचायत के लिए है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस एग्जाम में भी, तो ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये चार्टर में प्रावधान था। उसके बाद 1793 ईस्वी की बात है, 1793 में संवैधानिक रूप से चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद इस नगर पालिकाओं का जो यहाँ पे मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में गठन किया गया था, इसका कार्य था कि कर लगाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और संपत्तियों का रखरखाव करना, यानी नगर की जो संपत्तियां हैं उसका रखरखाव करना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीयों के द्वारा भारत देश में इतनी जो बहुमत थी उससे अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये सब भय था और वो अपना व्यापारिक जो उत्थान है वो स्टार्ट उनका हुआ था। तो इसलिए वो ऐसी इकाइयों की स्थापना करना उनकी मंशा थी। वो देश में, भारत देश में स्थानीय स्वशासन को तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो अपने सुविधा अनुसार ऐसी व्यवस्था रखने का प्रयास कर रहे थे, तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें तो 1842 ईस्वी में पहला नगर पालिका अधिनियम केवल बंगाल के लिए पारित किया गया, परंतु विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया और फिर 1850 ईस्वी में दूसरा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया और ये जो दूसरा वाला पारित था इसमें कहा गया कि ये किसी भी नगर के लिए ये लागू हो सकता है, किसी भी नगर के लिए ये लागू किया जा सकता है। उसके बाद में बात करें तो ये नगर प्रशासन से व्यवस्था संबंधित है, ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 1850 तक नगरीय प्रशासन पर ध्यान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि नगर में अंग्रेजों ने अपनी बस्ती बसाई, वहां पर व्यापारिक केंद्र बसाए, वहीं पर रहना स्टार्ट किया जहां से व्यापार सुगम हो। जहाँ कोस्टल एरिया है जैसे तो कलकत्ता है, नदियों के मार्ग थे वहां पे। इन सारी चीजों की जो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्यों सबसे पहले बंगाल, मद्रास ये सब केंद्र बने, तो उसके कई सारे कारण मिलते हैं। तो इसी प्रकार इन केंद्रों पर इन्होंने ऐसी इकाइयों की जो है स्थापना करने का जो है प्रयास किया, परंतु ये मुख्य रूप से नगरीय स्वायत्त इकाइयां थी और ग्रामीण प्रशासन पे कोई विशेष नहीं ध्यान दिया गया। ग्रामीण प्रशासन जानते हैं बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब कुछ समय बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको 1863 याद रखना है। क्या 1863 में क्या हुआ कि ग्रामीण विकास सहित सबसे पहला ध्यान शाही स्वच्छता जो आयोग था उसकी रिपोर्ट के बाद दिया गया। तो कब दिया गया? ध्यान रखना है 1863 ईस्वी में शाही स्वच्छता आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद सबसे पहले ध्यान दिया गया। इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में शाही स्वच्छता आयोग ने जो
स्थानीय सुशासन या ग्रामीण जो स्वच्छता है, ग्रामीण स्वच्छता की दुर्दशा को उजागर किया और उसने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो 1863 की बात है, ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया कि ग्रामीण स्वच्छता की दुर्दशा को बताया और उस ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान देने की बात शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के द्वारा की गई। तो ध्यान रखना है ये बात। तो यहां से प्रारंभिक चरण होता है आपका ग्रामीण ग्रामीण स्वशासन के ऊपर। तो इसके बाद विभिन्न राज्यों ने क्या किया, विभिन्न राज्यों में जो है आपका ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम विभिन्न राज्यों ने पारित किए, स्वच्छता अधिनियम पारित किए। इस शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के बाद बहुत सारे राज्यों ने ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम पारित किए। इस बात को ध्यान रखना है। अगर बात करें तो यहां से आपका जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस पहली बार जो है यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर बात करें तो 14 सितंबर 1870, ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1870 ईस्वी को आपके लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा स्वायत्तशासित संस्थाओं के गठन के लिए काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा। किसने? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण कैसे होता है, मैंने बताया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का तात्पर्य ही यही है कि केंद्र से सत्ता धीरे धीरे छोटी नीचे इकाइयों तक जाए, स्थानीय स्वशासन तक जाए। तो लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा स्वायत्तशासित संस्थाओं के गठन के लिए काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा और स्थापित करने का जो है प्रथम प्रयास किया। लॉर्ड मेयो ने कब रखा था? 14 सितंबर 1870 को लॉर्ड मेयो ने आपका यह प्रस्ताव रखा। कहां पे? काउंसिल में। काउंसिल में प्रस्ताव रखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और स्थानीय स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं उनका विकास किया जाए। तो पहला प्रयास मुख्यतः यह था, आपको ध्यान रखना है, 14 सितंबर 1870। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, इसी आधार पर केंद्र सरकार ने शिक्षा, उसके बाद अगर बात करें तो चिकित्सा सेवाएं तथा सड़क का रखरखाव, चिकित्सा सेवाएं, सड़क है, सड़क आदि का रखरखाव ये आदि जो है ये प्रयास किए और प्रांतीय सरकारों को ऐसा उन्होंने हस्तांतरित कर दिया था केंद्र सरकार ने। तो लॉर्ड मेयो के जो प्रस्ताव थे उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने क्या किया कि जो आपका सड़क है, शिक्षा है, सड़क का रखरखाव है, इन सब चीजों का जो है प्रांतीय सरकारों को इसको हैंडओवर कर दिया और रखने का और समर्थन दिया उसमें। तो ध्यान रखना है, इसका अनुदान भी देने का निर्णय किया था। इसके बाद अगर बात करें तो इसके पश्चात क्या होता है, इस केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अनुदान देंगे हम ऐसी इकाइयों को। इसके पश्चात बॉम्बे, बंगाल, पंजाब व मद्रास आदि में क्या किया गया कि स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। मद्रास यहाँ पे नहीं है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत ध्यान रखना है। कौन कौन है? बॉम्बे है, बंगाल है, पंजाब है और उत्तरी जो पश्चिमी प्रांत है उसमें क्या हुआ कि स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। क्या हुई? स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। जब केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को कहा कि आप ऐसी इकाइयों की स्थापना करिए, हम आपको अनुदान देंगे, अनुदान का मतलब ग्रांट देंगे। तो इस प्रकार उसके बाद बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, इसमें स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना की गई। ध्यान रखना है, इसमें क्या था कि जिला समिति के गठन की व्यवस्था थी तथा इसका अध्यक्ष सरकारी व्यक्ति था। इसमें क्या था कि जिला समिति बननी थी, जिला समिति के गठन की व्यवस्था थी, जिला समिति के गठन व्यवस्था थी और इसमें एक जो अध्यक्ष बनना था
जिसमें जो अध्यक्ष होगा वह सरकारी व्यक्ति, सरकार की तरफ से नियुक्त होगा। अध्यक्ष जो होगा वह सरकारी व्यक्ति होगा। इस प्रकार ध्यान रखना है, ये जो स्वायत्त प्रशासन की इकाई जो स्थापित हुई उसमें यह ऐसा था। तो क्या हुआ कि ये जो सभाएं हैं, अब जिसमें सरकारी व्यक्ति और ये सब मिलेंगे तो वो स्थानीय स्वशासन मजबूत इकाई नहीं बन पाएगी। वर्तमान में देखें तो ये सारी जो है जहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा ही नियुक्त ये इकाइयां होती हैं। तो देखें तो यह एक तरीके से क्या हुआ कि सरकारी तंत्र बन के, या सरकारी तंत्र सरकारी लोगों का जमघट बन के रह गया। सरकारी लोगों का जमघट एक तरीके से बन के रह गया। बहुत ज्यादा कोई इसमें सफलता नहीं मिली। आप ध्यान रखना है। तो इसके बाद में फिर 1870 तक की बात हो चुकी है। अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो ध्यान रखना है। क्या मेन पॉइंट आता है? लॉर्ड रिपन। आप बहुत अच्छे से सुनते होंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। जनक क्यों कहलाते हैं, आज उसकी चर्चा हम देखेंगे। जनक क्यों कहलाते थे, तो लॉर्ड मेयो तक यह बातें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या ऐसा किया कि उनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। दिख रहा होगा स्पष्ट कि नहीं? लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन का ये जो प्रस्ताव है ये कब रखा गया? ये 18 मई 1882 को लागू हुआ। 18 मई 1882 को लागू हुआ। लागू, इसमें प्रावधान क्या थे? इंपॉर्टेंट है, प्रावधान ध्यान रखना है आपको। तो पहला लिखिएगा, सबसे पहले गैर सरकारी सदस्यों का इसमें बहुमत होना था। ध्यान रखिएगा, गैर, क्योंकि पहले सरकारी लोगों का जो है उसमें रखा गया था, तो वो एक सरकारी तंत्र, एक सरकारी लोगों का जमघट बन के रह गया। तो इसने लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव आया जो 18 मई 1882 को लागू हुआ, इसमें पहला प्रावधान लिखिएगा कि इसमें पहला प्रावधान था गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो, सदस्यों का बहुमत पहला प्रावधान है, बहुमत। और किसी भी दशा में, किसी भी दशा में ध्यान रखना है, किसी भी दशा में जो सरकारी सदस्य हैं, सरकारी सदस्य हैं, उनकी संख्या जो है 1/3 से अधिक ना हो, 1/3 से अधिक ना हो। इस प्रकार जो गैर सरकारी हो वो कितना हो? 2/3 हो, बाकी 1/3 जो है उनकी संख्या 1/3 से कम हो सरकारी सदस्यों की। तो ये पहला प्रावधान था जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया। अभी दूसरे बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें गैर सरकारी सदस्य लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। देखें, ध्यान रखिए, गैर सरकारी सदस्य जिनका बहुमत होगा ये किसके द्वारा? ये लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब ये नहीं है सरकार चुनेगी उनको, उनको लोग चुनेंगे। ध्यान रखना है, ये सब प्रावधान है। लिखने में इसलिए समय जाता है, पहले मैं बोर्ड में लिख लेता हूं तो वो समय आपका बच जाता है। फिलहाल ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी सदस्य लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। तीसरा जो प्रावधान ध्यान रखना है, जहां तक संभव होगा जनप्रतिनिधि ही बोर्डों का अध्यक्ष होगा। जहां तक संभव होगा, जहां तक संभव होगा जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि ही बोर्ड का, कौन से बोर्ड का? स्थानीय निकाय के जो बोर्ड बनेंगे, जनप्रतिनिधि ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। इसमें स्पष्ट नहीं कहा कि मतलब यही बनेंगे, जहां तक संभव है इसके अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष होंगे। ध्यान रखना, यानी जनप्रतिनिधि ही इसके अध्यक्ष बनेंगे जहां तक संभव हो, ऐसी बात इसमें
ऐसा प्रावधान था। अब उसके बाद बात करें तो इसमें चौथा, पूरे देश में तालुका बोर्ड व जिला बोर्ड की स्थापना की बात इसमें कही थी। जिला बोर्ड की स्थापना की बात भी इस प्रस्ताव में रखी गई थी। ध्यान रखना है, पूरे देश में क्या तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड की गठन की बात इसमें या उनके स्थापना की बात इस प्रस्ताव में की गई थी। अब चौथा हो चुका है। अब इस प्रस्ताव में तालुका, ये जो तालुका जानते होंगे, तालुका या तहसील इसको बोलिए, तहसील को इकाई बनाया गया था और गांव के स्तर पर स्वायत्त शासन की संस्थाओं के गठन की बात नहीं की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के जनक जो कहे जाते हैं भारत में, लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। इन्होंने तालुका और जिला बोर्डों की स्थापना की बात की थी और ये जो तालुका या तहसील के जो हैं इन्हीं को इकाई माना था। और इसमें अगर बात करें तो ग्राम स्तर पर इन्होंने कोई ऐसी स्वायत्त संस्थान या स्वायत्त इकाइयां स्थापित करने की इन्होंने कोई बात अपने प्रस्ताव में नहीं की थी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बात पे। तो गांव स्तर पर, पांचवा पॉइंट ले लीजिए, गांव स्तर पर ऐसी स्वायत्त शासन की इकाई को गठित करने की बात नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, इस प्रस्ताव में नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में बात करें तो बंबई के गवर्नर और बंगाल के जो गवर्नर ने इसका विरोध किया, परिणाम स्वरूप यह जो है लागू नहीं हुआ, अतः बोर्डों के अध्यक्ष सरकारी ही व्यक्ति ही बनाए गए। तो बॉम्बे के और जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने इसका विरोध किया और यह पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। और ये जो गैर सरकारी सदस्यों की बात थी, गैर सरकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी, ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई और इसके जो बोर्ड के अध्यक्ष थे वो सरकारी लोग ही बने रहे। और अगर बात करें तो इस प्रस्ताव को बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना प्रयास तो था, पूरी तरह से सफल नहीं था, लेकिन ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इस 1882 के प्रस्ताव को अगर बात करें तो रिपन को क्या कहा जाता है, भारत में रिपन को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के जनक के रूप में भी माना जाता है। संस्थाओं के जनक पिता कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राइटिंग पर विशेष बहुत ध्यान मत दीजिएगा, हम राइटिंग बनाने कभी कतई नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। आपको जो मेरे द्वारा अर्जित है या जो कुछ मैंने सीखा है, पढ़ा है उसको बताने की मैं कोशिश करता हूं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार इस रिपोर्ट को भी याद रखना है। और वायसराय कर्जन ने बाद में जब वायसराय कर्जन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो ध्यान रख सकते हैं कि इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने विकेंद्रीकरण के इस प्रस्ताव को प्रभावहीन कर दिया। केंद्रीकरण के इस प्रस्ताव को प्रभावहीन कर दिया था, ध्यान रखना है, हीन कर दिया था।
तो ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको 1882 तक का ये सिस्टम आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करें, अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन कब आए थे? कर्जन को बता सकते हैं क्या? लॉर्ड कर्जन, चलिए फिलहाल हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं हम अपने इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, समय ज़ाया नहीं करेंगे आप लोगों का, तो ध्यान रखना है। अब बात करें तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है। 1882 तक का यह आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं 1907 का एक घटनाक्रम है, उसको भी आपको याद रखना है। 1907 1907 में चार्ल्स हॉब हाउस, ये कौन थे? 1907 में चार्ल्स हॉब हाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। की अध्यक्षता में शाही, इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। शाही विकेंद्रीकरण करण आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907 में चार्ल्स हॉब हाउस की अध्यक्षता में आपका शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रॉयल कमीशन, ठीक है। आयोग का विचार था कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं की शुरुआत ग्राम स्तर से होनी चाहिए, न कि जिला स्तर से। इस आयोग का विचार था कि जो स्वायत्त संस्थाएं, इनका जो शुरुआती वो होना चाहिए, शुरुआत जो होनी चाहिए वो ग्राम स्तर से। जैसा कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था लॉर्ड रिपन ने, उन्होंने तहसील या तालुका स्तर पर रखा था, ग्राम स्तर की बात उन्होंने नहीं की थी। तो इस आयोग ने कहा कि स्वायत्त संस्थाएं जो हैं वो ग्राम स्तर से शुरू होनी चाहिए, स्तर से, ना कि जिला स्तर से, ना कि जिला। ध्यान रखना है, जिला बोर्ड स्थापित जो किए थे उसी के अनुसार या इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर से होनी चाहिए, ना कि जिला स्तर से। इनका जो प्रमुख सुझाव है वो भी याद रख सकते हैं। प्रमुख सुझाव जो है चार्ल्स हॉब हाउस का जो प्रमुख सुझाव है, यानी रॉयल कमीशन शाही विकेंद्रीकरण आयोग का जो सुझाव है उसको ध्यान रखना है। भूमि कर का एक हिस्सा, इन्होंने कहा कि भूमि कर का एक हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जो कि पूरा ये जो जो भूमि कर मिलता था ये सभी जिला बोर्डों द्वारा लगाया जाता था, जिला बोर्डों के द्वारा लगाया जाता था। तो इन्होंने कहा कि भूमि कर का एक हिस्सा जो है वह ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। ये कर, भूमि कर जो है जिला बोर्डों के द्वारा लगाए जाते थे। इनका पहला सुझाव ये था। दूसरा सुझाव ध्यान रखिएगा, तालाब तथा बाजारों से प्राप्त आय जो है, तालाब या जो स्थानीय बाजार होते हैं, उनसे जो प्राप्त आय हो वह ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों को मिलने चाहिए, तो इस तरीके से बात करें तो पंचायतों के जो आर्थिक, जो सबसे उस समय सबसे जो बिग पॉइंट था पंचायतों का, बाद में भी था, संवैधानिक प्रावधान होने से पहले तक का था कि जो आर्थिक पक्ष था वह ग्राम पंचायतों का बहुत कमजोर होता था, तो ग्राम पंचायतों को मिलने चाहिए, ऐसे बात की। तो वित्त की समस्या से हमेशा
जूझता रहा है पंचायत। अब देखेंगे जब ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के उपाय एक यूनिट में है, तो उसमें यही सब चर्चा होगी कि ग्राम पंचायतों को सशक्त कैसे किया जा सकता है। तो उसमें वित्तीय सहायता, वित्तीय समाधान भी आएगा। तो ध्यान रखना है, तो तालाब बाजार उनसे प्राप्त जो आय होगी वह पंचायतों को भी मिलने चाहिए, ऐसा सुझाव इस किसने आपका शाही आयोग की रिपोर्ट में दिया गया। अब अगला जो पॉइंट है ले सकते हैं आपका 1909 जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1909 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जो हुआ, इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार ग्राम स्तर से ऊपर तक स्थानीय निकाय स्थापित करने हेतु उचित कदम उठाएगी। तो 1909 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें कहा, प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार जो है ग्राम स्तर से लेके ऊपर स्तर तक जो है कठिन इकाइयों का गठन करेगी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, स्थानीय निकाय जो हैं उनको स्थापित करने का प्रयास करेगी। उसके बाद 1911 ये सिस्टमैटिक आप हिस्टोरिकल तरीके से चल सकते हैं। तो 1911 में वायसराय काउंसिल में एक सदस्य की बढ़ोतरी की गई, जिसे शिक्षा तथा स्थानीय सुशासन का प्रभारी बनाया गया। वायसराय जो थे, वायसराय उनकी काउंसिल में एक सदस्य और अतिरिक्त रखे गए, एक सदस्य अतिरिक्त बढ़ाए गए। और इनका क्या काम था? इनका काम था स्थानीय स्वशासन और शिक्षा का प्रभारी इनको बनाया गया। स्थानीय स्वशासन और शिक्षा को प्रभारी बनाने के लिए एक सदस्य वायसराय की काउंसिल में बढ़ाए गए थे। स्थानीय स्वशासन व शिक्षा का प्रभारी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अगर देखें तो वायसराय की जो काउंसिल होती थी उसमें एक सदस्यों की बढ़ोतरी की गई, जो आपके शिक्षा और तथा स्थानीय सुशासन का प्रभारी उनको बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1911 की बात है। 1915 में भारत सरकार ने 1915 में भारत सरकार समझ सकते हैं, ब्रिटिश ने एक प्रस्ताव पारित करके पंचायतों से संबंधित कानून व नियम बनाने का कार्य जो है प्रांतीय सरकारों को दे दिया था। केंद्र सरकार लिखिए, भारत सरकार का लिखेंगे। 1915 में केंद्र सरकार ने जो आपके स्थानीय स्वशासन संबंधी जो नियम कानून बनाए जाएंगे, स्थानीय स्वशासन संबंधित जो कार्य हैं वह किनको? प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। स्टेट समझ सकते हैं, प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। तो केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव आया कि जिसमें कहा कि जो स्थानीय सुशासन का जो ये नियम कानून कार्य हैं वो प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किए जाते हैं। तो ये बात 1915 की है। बिल्कुल सिस्टमैटिक घटनाक्रम को ध्यान रखना है। और उसके बाद में ध्यान रखना एक सुझाव एक और था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक सुझाव था इनका चार्ल्स हबाउस का कि जो है बंगाल की चौकीदारी पंचायतों, मद्रास का स्थानीय विधि संघों, बंबई की स्वच्छता समितियों, उत्तर प्रदेश और ग्राम पंचायती शक्तियों का वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएं। तो इस प्रकार बहुत सारे सुझाव थे, जो इम्पोर्टेंट था वो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। और इन सुझावों को ये सिर्फ कागज में बने रहे और ये कभी लागू नहीं हो पाए। तो ध्यान रखना है, ये प्रस्ताव और जो सुझाव थे वो कागजों तक ही सीमित रह गए। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत आगे नहीं जा पाए। तो चार्ल्स हबाउस को ध्यान रखना है, शाही स्वच्छता आयोग ध्यान रखना है, उसके अध्यक्ष थे। और किस लिए बनाया गया था? ये जो 3-4 मैंने इनके सुझाव बताए हैं इनको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर सेशन पसंद आए, क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का सहयोग निरंतर बना रहे तो मुझे यह मोटिवेशन लगातार मिलता रहता है और मैं प्रयास करता हूं कि आपके सामने जो भी कुछ रखूं उससे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ अर्जित हो। तो हम यहाँ तक दे चुके हैं। अब बात करें 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पंचायतों को कारगर व सशक्त बनाने की घोषणा की और
19 में ध्यान रखना, पहले तो 17 लिख सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो है पंचायतों को सशक्त बनाने और कारगर करने में वो हम आगे प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार की घोषणा थी कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाएगा। ध्यान रखना है, घोषणा पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, पंचायतों को सशक्त बनाया जाएगा तथा उनको कारगर भी स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, 1917 में घोषणा और 1919 आप इसके बाद जानते होंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया 1919 में। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के पश्चात 1925 तक आपका 1925 तक लगभग 8 प्रांतों में, उत्तर प्रदेश भी शामिल था उसमें, 8 प्रांतों में क्या किए गए, पंचायत अधिनियम पारित किए गए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बिहार का 1919 में पारित किया गया पंचायत अधिनियम। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश का 1920 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, एक ये पुराना ग्राम पंचायत अधिनियम था। 1920 में ही पंचायत अधिनियम था आपका पंजाब का भी 1920 में। यह है उत्तर प्रदेश और ये आपका है बिहार। तो ये ग्राम पंचायत ऐसे अधिनियम पारित किए गए थे, बहुत विशेष नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी सुधार में आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें क्या किया गया कि पंचायतों का विषय राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1919 में जो पंचायतों का विषय है, पंचायतों का विषय वह राज्य सरकारों को हस्तांतरित यानी प्रांतों को सौंप दिया गया कि जो भी पंचायत के विषय हैं वो प्रांत पे निर्भर करेंगे। आप वर्तमान में बताइएगा कि पंचायत के जो विषय हैं, जो आपके विषय 19 विषय क्या है, जो कार्य है पंचायत का कार्य है, जिसमें आपका 29 विषय मैं बता रहा हूँ, 29 विषय जो दिए गए हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1919 पंचायतों का विषय राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है, हस्तांतरित किया गया था। अब उसके बाद बात करें तो 1935 का अधिनियम भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया गया था 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया कि जो पंचायतों को प्रांतीय विधायी का मतलब वही हुआ को प्रांतीय विधायी में शामिल किया गया, विधायी के अंतर्गत रखा गया। रखा गया 1935 के अधिनियम में, ठीक है, सम्मिलित कर दिया गया प्रांतीय विधायी सूची में। 1937 की प्रांतीय सरकारों ने पंचायतों को जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएं बनाया। 1937 में जो बना आपका प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय सरकारों ने क्या किया, प्रांतीय सरकारों ने पंचायतों को जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएं बनाई, पंचायतों को जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएं बनाई, जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएं बनाई 1937 में, ध्यान रखना। ठीक है, संस्थाएं बनाई। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको पता है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, 1945 तक चलता है। तो 1946 तक कोई भी कार्य नहीं होते हैं पंचायतों के स्तर पर, क्योंकि आपका जो शासन है, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें शासन जो है वायसराय या गवर्नर के हाथ में पूरा चला गया था। तो जो भी ये इकाइयां थी वो बिल्कुल वहां पे न्यूट्रलाइज हो गई और सारा शासन गवर्नर के हाथों में चला गया 1946 तक। मैंने बताया 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उसी के समय जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो समस्त शक्तियां
जो है गवर्नर के हाथों में चली गई। समस्त शक्तियों के स्वामी गवर्नर बन गए, सारे शासन प्रशासन की बागडोर गवर्नर ने अपने हाथ में ले ली थी। तो इस प्रकार 1946 तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ और सारा शासन जो है आपका किसके हाथ में था? गवर्नर के हाथ में था। तो इस प्रकार अगर देखें तो फिर 1946 तक अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके जो उसके बाद में आपकी आज़ादी आ जाएगी। आज़ादी के बाद जो भी कार्य होंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। आज़ादी के बाद के जो कार्य हैं हम उसको देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज़ादी के पश्चात जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यह क्लास कैसी लगी आप सबको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अपने दोस्तों से पार्टियों के साथ शेयर भी जरूर करिए, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करना ही करना है। यही आपका प्रयास होना चाहिए कि आप जो है हमारा समर्थन करें, हम आपका समर्थन करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर के लिए कंटेंट कहाँ से कैसे लाया जा रहा है। आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पिछली क्लास जरूर देखिए, फिर इसको देखिएगा। तो एक क्लास में इसको और खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो कि बहुत छोटी छोटी यूनिट है, एक एक दो दो क्लास में सारी हो जाएंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम से पहले 65 तो आपका बिल्कुल सॉलिड नंबर करवा दिया जाए, बाकी इस सब ईश्वर के हाथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।